एक संकरी गली, चारों तरफ गोलियों की आवाज, सिर्फ 40 मीटर दूर पुलिस, हाथ में हथियार और पेट्रोल बम। अगर वो बम फट जाता तो शायद आज डिस्को डांसर कभी पैदा ही नहीं होता। जिस लड़के को आज दुनिया मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जानती है, वो कभी गोरखा था, एक नक्सली, एक अंडरग्राउंड क्रांतिकारी। आज की कहानी नक्सल से लेकर नेशनल अवार्ड, डिस्को डांसर से दादा साहब फलके और लेफ्ट से राइट तक की सबसे विवादित जर्नी है। 16 जून 1950 कोलकाता शहर की एक साधारण सी कॉलोनी में बसंत चक्रवर्ती और उनके पत्नी शांति माई के घर एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है गौरांग। ओरिएंटल स्कूल में शुरुआती पढ़ाई के बाद गौरांग को आगे की शिक्षा के लिए स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। यहीं से उनकी जिंदगी एक नया मोड़ ले लिया। कॉलेज के दिनों में ही गौरांग छात्र राजनीति की ओर खिंचते चले गए। वो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग से जुड़ गया, लेकिन ये वो दौर था जब बंगाल सिर्फ पढ़ाई और बहस का केंद्र नहीं थी, बल्कि उथल पुथल, विद्रोह और विचारधाराओं की जंग का मैदान बन चुका था। 1968 आते आते पश्चिम बंगाल एक ऐसा तूफान की आहट सुन चुका था जो जल्द ही इतिहास में दर्ज होने वाला था। नक्सलबाड़ी गांव से उठी नक्सलवादी चिंगारी अब गांव देहात पार करते हुए सीधे कोलकाता के दिल तक पहुंच चुकी थी। शुरुआती दौर में इस आंदोलन का सपना था एक क्लासलेस सोसाइटी बनाने की, जहां अमीर गरीब के बीच कोई दीवार ना हो। इसी आदर्श ने देश के युवाओं और छात्राओं को गहराई से प्रभावित किया। कॉलेज कैंपसों में बहसें शुरू हुई और कई नौजवान इस विचारधारा की ओर खिंचते चले गए। धीरे धीरे नक्सल आंदोलन कोलकाता के नामी कॉलेज तक पहुंच गया था और स्कॉटिश चर्च भी इससे अछूत नहीं रहा। यहीं से नक्सल लीडरशिप की नजर पड़ती है एक ऐसे छात्र पर जो भीड़ में अलग चमक रहा था, जिसका नाम था गौरांग, जो कॉलेज में अपने डांस, म्यूजिक, फुटबॉल और रेसलिंग के हुनर के लिए पहले से ही काफी मशहूर हो चुका था। और यहीं से उनकी जिंदगी की कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। अपनी बढ़ती लोकप्रियता की मदद से गौरांग कॉलेज लेवल के चुनाव भी जीत चुका था और नक्सलवादी विचारधारा से प्रभावित होकर वो खुद भी धीरे धीरे इस आंदोलन का हिस्सा बन गया था। और कुछ ही वक्त में नक्सल नेतृत्व के शीर्षक चेहरों में से एक चारू मंजुनार की नजर में वो खास बन चुका था। आंदोलन से जुड़ने के बाद गौरांग ने अपने कुछ करीबी दोस्तों को भी साथ जोड़ा। जल्द ही उसका छोटा सा समूह सबसे खौफनाक और जोखिम भरा काम करने वाला नक्सली लोगों में से गिने जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन फैलता गया, सरकार की शक्ति बढ़ती चली गई। पश्चिम बंगाल में नक्सल आंदोलन को काबू करने के लिए राज्य सरकार हरकत में आ चुकी थी और फिर शुरू हुआ एक खूनी दौर का, जहां हर दिन किसी न किसी नक्सल छात्र की मौत का खबर कॉलेज कैंपसों और गलियों में गूंजने लगी। अब नक्सली भी पुलिस की इस कार्रवाई का जवाब देना शुरू कर दिया था। एक्शन के बदले एक्शन, और देखते ही देखते पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हिंसा का दायरा फैलता चला गया। इस आग के लपटे गौरांग के घर तक पहुंच चुकी थी। उनकी मां घंटों मंदिर के सामने बैठकर रोते हुए भगवान से एक ही दुआ मांगती थी, मेरा बेटा सलामत रहे। रात के अंधेरे में गौरांग के लौटने तक उनके पिता की आंखों की नींद गायब रहती थी। परिवार नहीं चाहता था कि उनका बेटा इस खतरनाक रास्ते पर आगे चले। और फिर हुआ वो हादसा जब इंस्पेक्टर तारापत साहब पर बम फेंकने का घटना सामने आई। कॉलेज प्रशासन सक्की में आ गया। स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल ने गौरांग को कॉलेज से निष्कासित करने का मन बना लिया, लेकिन कैंपों में माहौल गर्म हो चुका था। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और कॉलेज के दीवारों के भीतर एक नया टकराव जन्म लेना शुरू कर दिया था। इस घटना के बाद गौरांग पर कोई सीधी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन एक बात साफ था, कोलकाता पुलिस अब ज्यादा देर तक उसे नजरअंदाज करने वाले नहीं थे। घर में डर का माहौल छाया हुआ था। पिता, मां और बहन कल्याणी तीनों ने भावुक होकर गौरांग से एक ही जीत पकड़ ली, बंगाल छोड़ दो, मुंबई चले जाओ। आखिरकार परिवार की जीत के आगे गौरांग को पिघलना पड़ा। उसने मां को गले लगाते हुए कहा, मां मैं मुंबई चले जाऊंगा और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दूंगा। 10 सितंबर 1969 हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक नौजवान अपनी पिछली जिंदगी को पीछे छोड़ रहा था। गौरांग ने मुंबई मेल पकड़ी और सपनों के नगरी मुंबई की ओर निकल पड़ा। मुंबई पहुंचकर वो अपने चाचा अनंत के यहाँ रहने लगा, लेकिन नए शहर में उनके लिए रास्ता आसान नहीं होने वाला था। जब चाचा को पता चला कि गौरांग का अतीत नक्सल आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो उनके मन में अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर डर बैठ गया था। उस दौर में कोलकाता पुलिस भाग चुके नक्सलियों की तलाश में देश भर में छापेमारी कर रही थी।
डर के चलते चाचा ने गोरांग को अपने घर से जाने को कह दिया। अब गोरांग के पास ना छत थी ना कोई पक्की नौकरी। मुंबई के सड़कों ने उन्हें शरण दी। कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात काटी, कभी पार्क की बेंच पर नींद आती, तो कभी समंदर के किनारे बैठकर वो अपनी किस्मत से सवाल करता। दोपहर के तपती गर्मी से बचने के लिए वो पार्क में रखे पानी टैंकों के छाव में सो जाता और पब्लिक टॉयलेट में नहाकर अपनी दिन का शुरुआत करता। पेट पालने के लिए गोरांग ने चलती ट्रेनों में कॉस्मेटिक, आयुर्वेदिक दवाई और पेन बेचने का काम शुरू किया। डिब्बों में घूमते हुए वो दूसरे सेल्समैन से बात करने, बेचने और टिके रहने का हुनर सीखता गया। यहीं से एक भूखा बेघर नौजवान धीरे धीरे वो खुद को दोबारा गढ़ना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद गोरांग एक झुग्गी बस्ती में दूसरे सेल्समैनों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उनकी सेल्स की नौकरी चलने लगी और कमीशन से थोड़ी बहुत उनकी जिंदगी में स्थिरता आने लगी। कोलीबाड़ा इलाके में एक साथी सेल्समैन के साथ उन्होंने महज 50 रुपए महीने के किराए पर एक छोटा सा कमरा लिया। ये उनकी जिंदगी की पहली छत थी जिसे वो अपना कह सकता था। इसी दौरान गोरांग का मुलाकात हुआ गौतम से, जो जाने माने फिल्म निर्माता गुलजार के बेटे बताए जाते हैं। इस मुलाकात ने उसके अंदर दबे सपने को फिर से जगा दिया। असल बात ये थी कि गोरांग अपने मौजूदा काम से खुश नहीं था। उसके भीतर कहीं ना कहीं एक कलाकार जिंदा था और तभी उसने एक बड़ा फैसला लिया। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII में एक्टिंग की पढ़ाई करने का मन बनाया। 1972 में गोरांग ने FTII के लिए आवेदन किया। ये वही कदम था जिसने आगे चलकर एक भटके हुए नौजवान को एक सुपरस्टार बनाने की राह में डाल दिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब गोरांग का FTII में इंटरव्यू हुआ और गोरांग फाइनल में पहुंच चुके थे। महान निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी और युवा अभिनेत्री जया भादुरी गोरांग के सामने थे और गोरांग ने जैसे ही परफॉर्मेंस करना शुरू किया, कुछ ही सेकंड बीतते ही दोनों ने उन्हें रोक दिया। एक पल के लिए उसके दिल की धड़कन रुक सी गई और फिर वो शब्द आया, आप सिलेक्टेड हो चुके हो। सपनों के शहर मुंबई में उनकी जिंदगी एक और मोड़ लेने वाली थी। असल में गोरांग की राशि मिथुन थी। माता पिता ने ज्योतिषी की सलाह पर उनका नाम उनकी राशि के अनुसार रखने का फैसला किया। यहीं से गोरांग चक्रवर्ती मिथुन चक्रवर्ती बन गया। 1972 में मिथुन चक्रवर्ती ने FTII में कदम रखा। उस वक्त संस्था के प्रिंसिपल थे लेखक और अभिनेता गिरीश। यहीं से शुरू होती है एक ऐसे कलाकार की औपचारिकता यात्रा जो आगे चलकर सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक दौर की पहचान बनने वाला था। लेकिन FTII के दुनिया सिर्फ सपनों और तालियों की नहीं थी। यहाँ नए छात्रों के साथ कठोर रैगिंग किया जाता था। पहले ही दिन एक रात मिथुन को नींद से झंझोर कर उठाया गया, कपड़े उतारकर उन्हें मेन गेट तक दौड़ाया गया। इतना ही नहीं, ठंडे पानी से भरे स्विमिंग पूल में भी उन्हें धक्का देकर गिराया गया। साधारण परिवार से आए मिथुन अंदर ही अंदर काफी असुरक्षित महसूस करने लगे। उनके ज्यादातर क्लासमेट बड़े शहरों और सुविधा संपन्न परिवार से थे। अच्छे कपड़े पहनते थे, कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलते थे और अक्सर मिथुन को नजरअंदाज कर देते थे। इन्हीं मुश्किल दिनों में FTII में मिथुन की दोस्ती हुई शक्ति कपूर से। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हुई कि शक्ति कपूर अक्सर मिथुन के साथ खाना खाते और उनके फ्लैट पर रहने लगे।